सारे लिस्ट ऑफ सेक्शंस में और उन्हीं के हिसाब से डिस्कशन चालू किया था। कल सबसे पहले हमने व्हाट इज कंपनी डिस्कस किया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी डिस्कस किया था। उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में ओपीसी डिस्कस करना चालू किया था। ओपीसी में मैक्सिमम पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे 1% कंपनी के अंदर, ठीक है। जो हमारे कहते हैं रूल 3 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 से रिलेटेड बातें थी, वो हमने डिस्कस की थी। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में ओपीसी के लिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। एक बार ब्रीफ अप कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ओपीसी कौन बना सकता है, तो बताया हमने कि ओपीसी वही बना सकता है जो एक नेचुरल पर्सन हो, मतलब कि एक व्यक्ति बना सकता है, आदमी जो एक लिविंग बींग है, नेचुरल पर्सन, प्लस उसको इंडिया का सिटीजन होना नेसेसरी है, प्लस उसको इंडिया का रेजिडेंट होना नेसेसरी है, ठीक है। और प्लस वो मेजर होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कैपेबल होना चाहिए। 100% शेयर होल्डिंग उसके पास होगी, मतलब वो सिंगल मेंबर होगा और वो अपने 1% कंपनी में एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब हमने बताया कि भाई नॉमिनी अपॉइंट करने का मतलब है कि वो पर्सन ही अपने 1% कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है और एक दूसरा व्यक्ति को अपने कंपनी का नॉमिनी रख सकता है। इंडिया का एक इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन प्लस रेजिडेंट है, वो अपने नाम की एक ओपीसी बना सकता है, सिर्फ एक और एक ही, एक केवल एक ओपीसी बना सकता है और वो किसी दूसरे के ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, सिर्फ एक ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। एक अपनी ओपीसी बना सकता है और केवल एक व्यक्ति के ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक्स और वाई करके एग्जांपल आपको बताया था कि एक एक्स अगर हस्बैंड है और वाई अगर वाइफ है, तो एक्स अपनी एक ओपीसी बना सकता है अपने नाम से, वाई अपनी एक ओपीसी बना सकती है अपने नाम से। एक्स जो होगा वो वाई के ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है और वाई जो होगी वो एक्स के ओपीसी की नॉमिनी हो सकती है, ठीक है। अगर वो दोनों एक एक नॉमिनी हो जाएंगे फिर वो किसी दूसरे ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई थी। उसके बाद बात हुई थी कि ओपीसी को चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं किया जा सकता है, ओपीसी को इन्वेस्टमेंट कंपनीज, शेयर इन्वेस्टमेंट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का काम ओपीसी के अंदर नहीं किया जा सकता है। फिर बात हुई थी कि ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर बात हुई थी कि एवरेज 3 सालों का ओपीसी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर होगा तो आपको ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो प्राइवेट कंपनी में या तो पब्लिक कंपनी में। यहां तक की बात होने के बाद बात हुई थी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ओपीसी के अंदर कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 और मैक्सिमम ओपीसी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 15, ठीक है। इतनी बात होने के बाद 2-3 बातें और बची हुई थी जो करनी है। ये मेन बेसिक बातें हैं जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में क्या हो रखा था, लिखा हुआ था, ठीक है। इतनी बातें सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में लिखी हुई हैं। इसके अलावा और क्या बातें लिखी हुई हैं, तो 2-3 बातें और लिखी हुई हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात लिखी हुई है कि जब 1% कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो अदर कंपनीज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे ठीक चाहे वो आपका क्या हो, एक मिनट बेटा रुकिएगा। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। सर मैं माधव बोल रहा हूँ सर, मोतीलाल ओसवाल से। हाँ जी माधव जी बताइए। जी सर, वो सर डॉक्यूमेंट्स आप दे देते भैया भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स, अभी हम बिजी हैं भैया, हम भेज देंगे डॉक्यूमेंट आपको। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है सर, मैं सोचा आज एक एक करवा दूँ आपका। कोई नहीं, मैं भेज देता हूँ सर आपको डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, आप टेंशन मत। ओके सर। चलिए, तो हमने बोला कि जब कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे लिमिटेड कंपनी हो, तो वो बैलेंस शीट बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाती है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाती है, ये सारी चीजें इनको बनानी जरूरी है, ठीक है। लेकिन 1% कंपनी को एक रिलैक्सेशन है, 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बिना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए हुए भी अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है 1+ कंपनी का, ठीक है। 1% कंपनी का ये फायदा है कि 1% कंपनी को सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है।
सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर ही अपने को पढ़ना है, जब पढ़ना होगा तो हम आपको बताएंगे। जहां एक ऐसा स्टेटमेंट जो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, इसका कोई आंसर हम आपको नहीं दे सकते, बस लॉ में लिखा हुआ है कि उनको 1% कंपनी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो शेयर होल्डर्स के मीटिंग से रिलेटेड है। देखो, जब कंपनी में एक से ज्यादा शेयर होल्डर होंगे तो उनको मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में शेयर होल्डर है ही नहीं, जब एक ही शेयर होल्डर हमारे पास में है, जो पर्सन है जिसके नाम की ओपीसी है वही अकेला शेयर होल्डर है, तो फिर तो उसको कोई मीटिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई एनुअल जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई नोटिस नहीं निकालना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास में लोग कितने होते हैं, हमारे पास में एक ही शेयर होल्डर होता है, इसलिए हम लोगों को कोई मीटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। तो मीटिंग के जितने भी प्रोविजंस हैं जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के ऊपर लगते हैं, उन प्रोविजंस से आपकी 1% कंपनी बच जाती है, वो प्रोविजंस 1% कंपनी को नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही 2 पॉइंट बचा हुआ था, एक कि अगर 1% कंपनी है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि अगर 1% कंपनी है तो उसको मीटिंग के प्रोविजंस नहीं हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज उसके पास में शेयर होल्डर्स एक ही होता है, एक से ज्यादा शेयर होल्डर होता नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 डिस्कस करते हैं, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, ये जो अभी डिस्कस कर रहे थे ओपीसी, ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, ठीक है। आइए अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। अगला सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आज सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, पब्लिक कंपनी। यही 3 तरह की कंपनी इंडिया में फॉर्म की जा सकती है, चलाई जा सकती है, या तो ओपीसी, या तो पब्लिक कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी, ठीक है। आइए अब प्राइवेट कंपनी का डिस्कशन करते हैं। प्राइवेट कंपनी का बेयर एक्ट में, ठीक है, बेयर एक्ट का मतलब होता है जो कानून है, जो लॉ है, इंडियन कंपनीज एक्ट का जो बेयर एक्ट है, उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में क्या डिफाइन किया गया है प्राइवेट कंपनी का। कल मैंने आपको ऐसे भी बता दिया है कि सेक्शन 2 के अंदर सिर्फ डेफिनेशंस हैं और हर क्लॉज में अलग अलग डेफिनेशन है, 68 में कुछ है, 71 में कुछ है, 22 में कुछ है, 21 में कुछ है, 62 में कुछ है, सब अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन डिस्कस करें। बोलता है प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, a private company is one which has a minimum paid up share capital as may be prescribed, restricts the right to transfer its shares if any। लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि प्राइवेट कंपनी के पास फर्स्ट पॉइंट रेस्ट्रिक्शन है टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। आप लोग ये चीज पढ़ के आए हैं क्लास 11th में, फिर भी एक ब्रीफली मैं आपको डिस्कस कर दूं। मतलब क्या कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स के पास होते हैं, ये शेयर्स मार्केट में बेचे नहीं जा सकते हैं। क्या बोला हमने, मार्केट में बेचे नहीं जा सकते हैं और इससे पैसा नहीं उठाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट है, ये चीज नहीं हो सकती है, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचने रिस्ट्रिक्ट हैं, ये लॉ में पहला कंडीशन लिखा है, और लॉ में दूसरा कंडीशन लिखा है प्राइवेट कंपनी के बोलता है प्राइवेट कंपनी के लिए लॉ में दूसरा कंडीशन लिखा है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। बोलता है कि इसमें मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो 200। अब आप बोलेंगे सर शेयर्स बेचे नहीं जा सकते हैं,
तो फिर शेयर होल्डर कैसे होंगे? हमने बोला कि बेटा शेयर्स इसमें बेचे नहीं जा सकते हैं, शेयर्स प्राइवेटली प्लेस किए जा सकते हैं। मार्केट के अंदर शेयर को बेचना अलाउड नहीं है, लेकिन लोगों को शेयर्स प्राइवेटली पैसा लेके प्लेस किया जा सकता है, दिया जा सकता है। मतलब इसको इस कंपनी में हम मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट करके हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने कर सकते हैं? 200 लोगों से ज्यादा प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स नहीं हो सकते। मेंबर की संख्या कितनी है? 200। मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या कितनी है? 200। बोलता है limits the number of its members excluding its past or present employee members to 200। ठीक है, बोलता है हमारे पास 200 लोगों की संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या लगाता है? लॉ क्या कहता है? एक्सक्लूडिंग इट्स present and past employee members। इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज लॉ में जो भी बात लिखी है उसको आपको समझना पड़ेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बोलता है जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, बोलता है एक्स प्राइवेट लिमिटेड 200 लोगों को शेयर्स दे सकती है, 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। लेकिन जब आप ये 200 का नंबर काउंट कर रहे होंगे, ठीक है, नंबर तो काउंट करना पड़ेगा ना, पता चले कहीं हम 200 से ज्यादा लोगों को ना शेयर्स दे दें। तो जब आप ये 200 लोगों का नंबर काउंट कर रहे होंगे तो इसमें एम्प्लॉइज को काउंट मत कीजिएगा। एम्प्लॉइज, अब आप बोलेंगे सर एम्प्लॉय क्या कंपनी का शेयर ले सकता है? तो हाँ भाई ले सकता है, कहीं नहीं ले सकता। आप एम्प्लॉइज को प्राइवेटली शेयर्स दे सकते हैं, उससे पैसा ले सकते हैं। तो 200 लोगों को काउंट करने में एम्प्लॉइज को काउंट मत कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 199 शेयर होल्डर्स से को शेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके 5 एम्प्लॉइज भी उसके अंदर है, 5 एम्प्लॉइज। तो एक्चुअली इन्होंने 199 शेयर होल्डर्स को शेयर नहीं दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ 194 लोगों को ही शेयर्स दिए हुए। क्या कहता है? बोलता है एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। मतलब अगर अभी उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या पहले उस कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका है और वो अगर शेयर्स लिए हुआ है तो इस 200 नंबर के कैलकुलेशन में उसको शामिल नहीं करेंगे। मतलब एम्प्लॉय को अगर आपने शेयर दिया है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय का शेयर 200 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काउंट करने में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला वाई प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वाई प्राइवेट लिमिटेड में 210 शेयर होल्डर्स हैं। आप बोलेंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि 210 शेयर होल्डर्स हो जाएं। तो मैंने बोला कि भाई 210 शेयर होल्डर्स में से 200 शेयर होल्डर्स तो नॉर्मल अदर लोग हैं और 10 शेयर होल्डर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है, अंडर द डेफिनेशन रह गया। कैसे रह गया? 200 शेयर होल्डर्स होने चाहिए तो भाई, और जब नंबर काउंट होगा तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स को ऐड नहीं करेंगे हम। तो जब आप एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स को ऐड नहीं करेंगे तो भाई 200 लोग चाहिए, 200 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो नंबर ऑफ हेड्स 200 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन लॉ ऐसा कहता है, इसीलिए यहां पे ये चीज पॉसिबल हो पाई है। चलिए, तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन का पहला क्लॉज बोलता है शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं ओपन मार्केट में, और लिमिट है कि 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। लेकिन 200 की काउंटिंग में आप एक्सक्लूड करके चलेंगे
प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय। हाँ, ये बात और ये भी ध्यान देनी है कि अगर कोई एक व्यक्ति पहले एम्प्लॉय था, ठीक है, और अभी वो शेयर होल्डर है, तो वो भी उस काउंटिंग में शामिल नहीं होगा, भले अब वो एम्प्लॉय है या नहीं है, लेकिन वो काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। मेरे हिसाब से हमने क्लियरली आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप रेज कर सकते हैं। जी बोलिए। नहीं, तब तो काउंट होगा, ठीक है। अगर पहले से वो कोई शेयर उसके पास में नहीं होगा और वो बाद में अगर शेयर लेने आएगा तो वो तो ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, तो तब तो वो काउंट हो जाएगा। लेकिन जब उसने शेयर लिया होगा तब वो एम्प्लॉय होना चाहिए ना, तभी तो पास्ट एम्प्लॉय कहलाएगा ना, तभी तो ये डेफिनेशन में पास्ट लग जाएगा कि जिस टाइम उसने शेयर लिया उस टाइम वो एम्प्लॉय था, भले अभी उसने छोड़ भी दिया है तभी भी वो 200 की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय पहले एम्प्लॉय था, उस टाइम उसने शेयर नहीं लिया और आज वो शेयर लेने के लिए आ रहा है, तो दैट एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पास्ट एम्प्लॉय, वो पास्ट एम्प्लॉय में कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज तब उसने शेयर्स नहीं लिए थे। आज वो एक नॉर्मल बंदे की तरह एक नॉर्मल बंदा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। चलो आई, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 अपना क्लियर हो गया, प्राइवेट कंपनी। इसमें एक और बात, दो और बात है, वो बात हम लोग देख लेते हैं। यहां अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात होगी, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात लिख देते हैं, ठीक है। एक बात और कहता है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली जब ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है तो किसी भी पब्लिक को प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट मतलब मना है, मनाही है कि आप शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल सकते, मतलब पब्लिक को शेयर खरीदने का ऑफर नहीं दे सकते। ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है, ठीक है। आगे बोलता है, प्राइवेट कंपनी में दो चीजें और होनी चाहिए। पहला, मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15। कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पहली बात। एंड नेम शुड कंटेन, नाम में होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड सफिक्स्ड टू इट, नाम के बाद में क्या लगा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मेरी कंपनी में द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आपको कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा कि वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उससे ऊपर बोलता है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 15 है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, हु कैन बी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन हो सकते हैं, तो इसका जवाब प्रमोटर्स कैन बी डायरेक्टर्स। प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी को चालू किया है वो डायरेक्टर हो सकते हैं, और एनी अदर पर्सन एज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, या कोई दूसरा पर्सन जो शेयर होल्डर अपॉइंट कर दे वो डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन मिनिमम 2 तो व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 15 डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर 16वां बना दिया जाए, बना ही नहीं जा सकता है, ठीक है। 16वां खड़ा कर दिया जाए, खड़ा ही नहीं किया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलाउ ही नहीं करेगी, ठीक है। आई, यहां पे आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 का डेफिनेशन खत्म हो जाता है। क्या हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, ठीक है। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। वाह, बोलता है एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है,
कहने का मतलब क्या कि जिस कंपनी के ऊपर प्राइवेट कंपनी वाले रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते हैं वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो भाई प्राइवेट कंपनी पे क्या रिस्ट्रिक्शंस था, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दीजिए, वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। मतलब पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, पहली बात। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की कोई 200 की लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसको हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और तीसरा, ये पब्लिक के पास अपने शेयर्स को खरीदने का ऑफर मार्केट में डाल सकती है। यही तीन चीजें प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्ट थी। इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस को हटा के लिख दीजिए, वही कंपनी बन जाएगी आपकी क्या, वो कंपनी आपकी बन जाएगी पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी जहां पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, there is no restriction on the maximum number of shareholders and the members, and there is no restrictions, there is no prohibition for the subscription of shares from the public. That company is called a public company. उस कंपनी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसको अपने शेयर्स को पब्लिक में बेच के पैसा इकट्ठा करना अलाउड है, उस कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। आइए, तो अब आगे बात होती है कि पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 7। मतलब जब पब्लिक कंपनी स्टार्ट हो रही है तो कम से कम उसके कितने मेंबर्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए। कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में मिनिमम, जो रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स का था वो रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी में 5 डायरेक्टर्स का होता है। ठीक है, मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, किसी किसी किताब में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 भी लिखा हुआ है, 3। ठीक है, किसी किसी किताब में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज अमेंड हो गई है, इसका अमेंडमेंट आ गया है। तो अगर आपकी बुक में 3 लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 5 चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए, मैक्सिमम नंबर सब में वही है 15। ठीक है, मैक्सिमम नंबर सब में 15 है, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं हमारे पास में, 15 डायरेक्टर्स चाहिए होते। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% जो कल डिस्कस किया था उसका डेफिनेशन। ये 3 तरह की कंपनीज इंडिया में बनाई जा सकती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इन 3 तरह की कंपनीज को बनाना अलाउड है। और इनके रूल्स कहां लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अंदर। ठीक है, कि 1% कंपनी कैसे बनेगी, प्राइवेट कंपनी कैसे बनेगी और पब्लिक कंपनी कैसे बनेगी, इसका रूल लिखा हुआ है हमारा कहां, इसका रूल हमारा लिखा हुआ है कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अंदर। आइए, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है सेक्शन, 3 सेक्शन जिसमें हमने 4 सेक्शन जिसमें हमने कंपनीज का डेफिनेशन, उसके फीचर्स और उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में एक जगह डिफरेंस बिटवीन 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, उसको आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, बिल्कुल ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप इस पॉइंट को एक बार अपने पास में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज तीनों डेफिनेशन मैंने पढ़ा लिया, तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे आपके डिफरेंसेस भी हैं। आप एक बार डिफरेंसेस चेक कर सकते हैं कि क्या है डिफरेंसेस। आइए, इसके बाद इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर अभी हम डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसे इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर आप लोग पढ़े हुए होंगे पहले भी, अगर नहीं पढ़े हुए हैं आप इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर, ठीक है, तो हम डिस्कस कर देते हैं। वो पीछे से उठा, ठीक, पीछे से उठा, हाँ उसको पीछे उठाओ, उठाओ पूरा।
हाँ देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कौन सा कंपनी? पीपीपी कंपनी। पीपीपी कंपनी कोई नेचर ऑफ कंपनी ही नहीं होता है, किसने बता दिया बेटा आपको? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज नॉट अ कंपनी। ठीक है, इंडिया में सिर्फ 3 तरह की कंपनी ही अलाउड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है बेटा, वो अलग चीज होती है, आइए आपको समझा दें, आप कंफ्यूजन में हैं। पीपीपी इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी बाबू, पीपीपी कंपनी नहीं है। पीपीपी तो कोई भी कर सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आइए, पब्लिक मतलब हो गया गवर्नमेंट की बात हो रही है, प्राइवेट मतलब नॉर्मल पब्लिक की बात, नॉर्मल पब्लिक की बात हो रही है, नॉर्मल, ठीक है, जनता की बात हो रही है, और पार्टनरशिप मतलब जुड़ने की बात हो रही है। बोलता है एक पब्लिक कंपनी है, मान लिया ओएनजीसी, मान लिया एक प्राइवेट कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है, ठीक है, मान लिया कि उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान लिया पराग कंस्ट्रक्शंस, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, हमने एक ऐसे ही नाम ले लिया, ठीक है। जब ओएनजीसी किसी काम के लिए पराग कंस्ट्रक्शंस के साथ जुड़ करके एक काम करती है तो इसी को पीपीपी बोलते हैं, दिस इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन थोड़ी बनता है, नो कोई नया एंटिटी थोड़ी बनता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू कंपनीज, इन दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये दोनों कंपनीज मिल के काम करेंगी और उस काम को कंप्लीट कर देंगे, दिस इज पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ऐसा ही होता है ज्वाइंट वेंचर, जेवी। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में भी क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर में भी दो अलग कंपनी, कंपनी 1 प्लस कंपनी 2 मिल करके किसी प्रोजेक्ट P1 के लिए काम करती हैं, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो ये कोई टाइप ऑफ कंपनी थोड़ी ना है। ठीक है, अब अगर ये देखें कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में मान लिया कि ये पराग कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, ये पराग कंस्ट्रक्शंस एक सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, ये पराग कंस्ट्रक्शन एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, ये एक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, और बात करें, ये एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एचयूएफ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, ये कोई एनजीओ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, बस ये अगर सरकार के किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाएगा और काम करेगा तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, बात समझ आई? नहीं समझ आई? यहां कोई नया इंटिटी नहीं बनता है बेटा, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन के रेडी होता है। क्लियर है? ठीक, चलो, हाँ आइए, इधर आइए, बोलिए, इधर आइए ना, कौन है, इस साइड आइए, हाँ बोलिए जी। सैलाब के पानी से घर जलेगा कैसे, सैलाब के पानी से घर डूबेगा ना। गजब गजब बात करते हैं। जी लिया जाए, ठीक है, जितना हम दे सकते थे दिया हमने। आइए, तो जैसे पीपीपी होता है वैसे ही जेवी भी होता है, ज्वाइंट वेंचर भी होता है। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर किसी प्रोजेक्ट के लिए जब दो कंपनीज जुड़ती हैं तो उनको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, तो उसमें कोई नई कंपनी नहीं बनती है बेटा, वो दोनों कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनकॉर्पोरेशन का हमारे पास में क्या क्या स्टेजेस है। ठीक है, सब ऐसे पढ़ा हुआ है, एक बार हम सिर्फ रिवीजन के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले क्या होता है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है या लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, प्रमोटर्स चाहिए। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं
कि भैया हमें कंपनी बनानी है, एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है, उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ठीक है ये लोग मिनिस्ट्री के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि भैया हमें कंपनी बनानी है। प्रमोटर्स कितने होंगे? तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो 2 प्रमोटर्स होने चाहिए, अगर पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो 7 लोग होने चाहिए, 7। ठीक है, इतने लोग मिलके क्या करेंगे? अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी है तो मतलब कि लिमिटेड कंपनी बनानी है तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 7 लोग। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में एप्लीकेशन फाइल करेंगे और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में इसमें बहुत सारी बातें वो लोग लिख करके भेजेंगे कि भाई हमारा शेयर कैपिटल क्या होगा, ठीक है, हम किस काम के लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कंपनी का, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर होती हैं। जो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके सब कुछ करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन फीस के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में जमा किया जाता है और हम एप्लीकेशन लगाते हैं। जब हम एप्लीकेशन लगा देते हैं तो मिनिस्ट्री हमारे एप्लीकेशन को चेक करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके जब मिनिस्ट्री को सारी चीजें ओके लगती हैं तो मिनिस्ट्री हमें क्या इशू करती है? मिनिस्ट्री इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसको हम लोग नॉर्मली सीओआई बोलते हैं, सीओआई। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसको कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी भी बोला जाता है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी का मतलब हो गया कि ये डॉक्यूमेंट ही दर्शाता है कि इंडिया में कंपनी का जन्म हुआ है। ठीक है, जब तक आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, क्या इंडिया में किसी कंपनी का जन्म माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता है। ठीक है, दिस इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि इंडिया में कंपनी क्या हुई है, इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। चलिए, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम चालू हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसको, ओपीसी को भी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही अपना काम चालू कर सकती है, बैंक अकाउंट खोलवा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ एक और सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इसको तब मिलेगा जब ये अपने शेयर्स इशू कर देगी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में इशू करेगी तब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा और तभी ये कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया ये काम अपना चालू कर सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक और सर्टिफिकेट के लिए वेट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, तो क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट? आइए हम लोग देख लेते हैं। अ कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर अनलेस अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर विद द आरओसी टू अफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स। बोलता है कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स थे, मतलब मेरे जितने शेयर होल्डर्स थे, उनको हमने शेयर्स इशू कर दिया है और उन्होंने शेयर्स पे पैसा चुका दिया है। ठीक है, जब ये डिक्लेरेशन फाइल होता है तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। अच्छा ठीक है, तो सेशन ऑफ हो जाएगा तो हम चेंज कर
आई। तो हमने बोला कि भाई पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट की जरूरत है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ये डिक्लेयर करता है कि भाई जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे शेयर्स के, उनको शेयर्स इशू हो गए हैं और उन्होंने शेयर्स की जो वैल्यू थी वो पैसा पे कर दिया है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के बाद पब्लिक कंपनी अपना काम चालू कर सकती है। ये प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्रोमोटर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी तो 2 प्रोमोटर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी तो 7 प्रोमोटर्स चाहिए। एप्लीकेशन फाइल होगा इनकॉर्पोरेशन का, प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब लिख करके कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जहां कंपनी रजिस्टर होती है, वहां पे रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन डालना होगा। रजिस्ट्रार एप्लीकेशन देखेगा, एप्लीकेशन चेक करेगा, एप्लीकेशन चेक करने के बाद उसको सब कुछ अगर सुटेबल लगेगा तो वो क्या करेगा बेटा, वो सब कुछ सुटेबिलिटी पे रजिस्ट्रार आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद भी पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट चाहिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट में क्या होगा, वो जो लिखेगा कि जो प्रमोटर्स थे जिन्होंने कंपनी के लिए एप्लीकेशन दिया था, उन प्रमोटर्स को हमने शेयर्स क्या कर दिया है, अलॉट कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी को अब और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन डन। लेकिन पब्लिक कंपनी को अब अपने शेयर्स को मार्केट में निकालना है, इशू करना है। और इशू करने का जो प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो प्रोस्पेक्टस का सेक्शन हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, नहीं सॉरी, सेक्शन प्रोस्पेक्टस का सेक्शन हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। ये हम लोग कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है, क्या होता है प्रोस्पेक्ट। ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्योंकि बीएस पढ़ाने में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये पूरा प्रोसेस पता है। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए हैं, तो कल हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे, प्रोस्पेक्टस में क्या बातें होती हैं, नहीं होती हैं। ऐसे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, 11th में ये सारा बीएस के अंदर पढ़ना था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो एक ब्रीफ डिस्कशन हम करते हुए चलेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस कैसे बनाया जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी बातें। और कल हम लोग नेचर ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और प्रेफरेंस के कितने टाइप्स होते हैं, इक्विटी का तो सिर्फ एक ही टाइप होता है इक्विटी, प्रेफरेंस के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग का ऑथराइज शेयर, इशूड शेयर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब कल के क्लास में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम लोग कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, ये सारा पॉइंट जो है करके कंप्लीट कर देंगे। कल एक और क्लास अपने को लगेगी, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी लंबी क्लास लगे, हम लोग अपना पूरा का पूरा थ्योरी कवर कर जाएंगे। ठीक है, जो भी थ्योरी है। इसके बाद अच्छा एक ये डाउट आ रहा था कि मैंने परचेज कंसिडरेशन अदर देन इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ाया हुआ है क्लास में। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई वेंडर से आप सामान खरीदते हैं या कोई बिजनेस आप खरीद लेते हैं और उसके जगह आप कैश में पेमेंट ना करके शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है, इसका जर्नल एंट्री मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये बताइएगा जरा। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है, मैंने परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश क्लास में डिस्कस किया है या नहीं किया है, बताया है ना क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ बस उसमें, हाँ ये ऐसे करके बताया था मैंने कि मान लिया कि आपने 1 लाख रुपए का सामान कहीं से ले लिया, उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं और अगर आप 10 रुपए का उसको शेयर इशू कर दे रहे हैं, तो आप उसको कितना शेयर्स इशू करेंगे, 10,000 शेयर्स इशू करेंगे, इस तरीके से करके मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर नहीं भी किसी को समझ में आया है या मेरे को एक डाउट शायद आया है इस पॉइंट से, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। ऐसे मैंने क्लास में ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, फिर से अगर डिस्कस करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। हाँ, इसकी बैलेंस शीट मैंने नहीं बताई है कि अगर मैंने शेयर्स इशू किया है किसी को फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो उस चीज को बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, ये अभी मैंने नहीं डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी आप सिलसिलेवार तरीके से इधर से करते हैं डिस्कस, कर लेंगे वो डिस्कस। तो कल हम लोग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, ठीक है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल अपने आप कैरी हो जाएगा, क्योंकि इन सब पॉइंट के डिस्कशन करने के बाद अपना प्रैक्टिकल ही
स्टार्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी मैंने समझाया ही हुआ है, मैं 1 to 1 करके कनेक्ट कराता जाऊंगा कि देखो ये बता रखा है, ये बता रखा है, ये बता रखा है, आप कनेक्ट होते जाना। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग शाम वाली क्लास में मिलेंगे। शाम वाली क्लास में इनकम एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर आज एंड करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस करके, ठीक है। कल तक के सारे बैकलॉग्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जिसको जहां वहां पे देखना है वो देख सकता है, ठीक है। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे चले गए, ये वाली रिकॉर्डिंग भी अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। चलिए, नहीं नहीं सेक्शन नहीं बताए होंगे सर, सेक्शन बताना भी नहीं था उस टाइम तो, ठीक है। सेक्शन उस टाइम तो तुमको लिखा भी नहीं रहा होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, हाँ टॉपिक बताए होंगे सर। सेक्शन तो अभी आपको 12th में ही पढ़ना है, वो भी अगर 12th में नहीं बताए कोई टीचर तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन वाइज वो पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर सेक्शन वाइज आप पढ़ते हैं तो दैट इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी बात है कि अगर क्लास 12th में आपको सेक्शन याद हो, ठीक है। सेक्शन अगर याद है आपको, सेक्शन पता है तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स कि यू हैव एन इनरिच्ड नॉलेज, ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। प्रोस्पेक्टस, आइए प्रोस्पेक्टस के बारे में समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टस बहुत आसान चीज है, नॉर्मल सी चीज है। बोलता है डेफिनेशन जो है प्रोस्पेक्टस का, पहले तो हम नॉर्मल उसको बोलचाल की भाषा में आपको समझा दे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, फिर हम डेफिनेशन के तौर पे समझा देंगे, ठीक है। इसमें जिन बच्चों का पेपर है वो बच्चे अगर अभी कनेक्ट हो रहे हैं तो वो चाहे तो नहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर अभी अपने स्कूल के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, आप कर लीजिए स्कूल के पेपर की तैयारी, ठीक है। क्लास खुलने के साथ फिर हम एक बार रिपीट कर देंगे, या रिकॉर्ड तो हम कर ही रहे हैं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे तो आप अपने टाइम के अनुसार उसको देख सकते हैं, ठीक है। इन केस जिनका अभी पेपर है, जिनको पेपर में अपियर होना है, क्योंकि दिक्कत ये है कि स्कूल का सिलेबस कुछ अलग है, हम कुछ अलग बेटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको स्कूल में कुछ और पढ़ाया गया है, वो उनका सिलेबस है जो हम अभी बाद में पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके, जैसे अभी मैंने सनशाइन में सुना है कि सनशाइन में तिवारी सर ने पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स दे दिया है पेपर के लिए, एक तो वैसे करके मतलब कि अभी, लेकिन पेपर में अपियर तो होना ही है, पेपर में नहीं अपियर होने से काम नहीं बनेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्रेक लेकर के पेपर का पढ़ें तो आप पढ़ लीजिए 2-4-10 दिन पेपर का, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना क्लासेस, मैं सारी क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप कर लीजिएगा उसमें, इन केस अगर आपको पेपर का पढ़ना है तो, अगर आपके पास टाइम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 मिनट बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, एक ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बोलता है हमारे पास में प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो बोलते हैं भाई प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट पब्लिक कंपनी को इशू करना पड़ता है, कंपलसरी है, पब्लिक कंपनी को इश्यू करना पड़ता है जब पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में क्या करती है बेटा, मार्केट में जब शेयर्स को मार्केट में पब्लिक को बेचती है या बेचने के लिए ऑफर करती है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, जो कि पब्लिक कंपनी को फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, ठीक है। और यही प्रोस्पेक्टस फिर कंपनीज को क्या करना पड़ता है, पब्लिक को भी पहुंचाना पड़ता है, पब्लिक तक इसको पहुंचाना पड़ता है थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेबसाइट या थ्रू किसी अदर मीडियम से, ताकि वो लोग जिसको आपने ऑफर किया है शेयर्स, ठीक है, वो समझ सके और जान सके कि आपने शेयर्स का जो ये पैसा आप कलेक्ट करेंगे, उस पैसे से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ये सारी बातें। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बेटा, जिसका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग करी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं कर भी रहा हूँ, तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलिए तो आगे देखते हैं। तो प्रोस्पेक्टस ये हो गया। नेक्स्ट बात, प्रोस्पेक्टस में क्या होती है, क्या क्या चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर होती हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टस भेजा था, ठीक है। एक प्रोस्पेक्टस मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ है, वो प्रोस्पेक्टस भी आप देखेंगे।
तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे पास में क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने एक रोजरी बायोटेक करके एक कंपनी है, उसका प्रोस्पेक्टस आपको भेजा था अभी लास्ट, जिस कंपनी का पब्लिक इशू हुआ है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी पास्ट डिटेल्स, अपनी प्रेजेंट डिटेल्स, अपने पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पास्ट परफॉर्मेंसेस, प्रेजेंट परफॉर्मेंसेस, ठीक है, कंपनी पैसा लेके क्या करेगी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ग्रोथ ट्रेंड क्या है, कंपनी आगे आने वाले सालों में किन किन एरियाज में वर्क करेगी, कौन क्या कंपनी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारी चीजें, बहुत सारी बातें उसके अंदर होती हैं। प्लस सारा प्रोसीजर होता है रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ शेयर्स, कितना पैसा कंपनी मांगेगी, कितना पैसा कंपनी इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस, मतलब कि पब्लिक इशू के थ्रू कंपनी ने कितने रुपए का शेयर बैंड रखा है, कितना शेयर ट्रांजेक्शन करेगी कंपनी, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी उसके अंदर डिटेल्स होती हैं। सर क्या ये इशू करना कंपलसरी? इट इज 100% कंपलसरी टू इशू दैट बेटा, ठीक है। बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए कोई भी कंपनी, बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में नहीं सेंड कर सकती है, शेयर्स मार्केट में नहीं सब्सक्राइब कर सकती है, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो प्रॉपर सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में डेफिनेशन लिखा हुआ है। बोलता है अब पब्लिक कंपनी, साफ लिखता है अब पब्लिक कंपनी, तो आप अगर डेफिनेशन में सिर्फ एक कंपनी लिख के चले आएंगे तो आपका डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस का गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही नेसेसरी है, और कोई कंपनी अपने शेयर सब्सक्राइब करती ही नहीं है पब्लिक को, तो और किसी कंपनी के लिए ये नेसेसरी है ही नहीं। So a public company issues a document called prospectus in which terms and condition of the issue are stated along with the purpose for which the proceeds of the issue shall be used. दो बात बोलता है। पहला कि इशू के टर्म एंड कंडीशन, कितना रुपया कब मांगेंगे, कितना रुपया कब मांगेंगे, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो कितना कॉस्ट इन एरियर पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना कॉस्ट इन एडवांस पे इंटरेस्ट कंपनी देगी, पैसा अगर आप नहीं देंगे तो कंपनी कब फॉरफीचर कर देगी, फॉरफीचर करने के बाद आपका पैसा रख लेगी, ये वो दिस दैट ब्ला ब्ला, जितने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सारे प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे होते हैं। प्लस इसके अलावा क्या लिखा होता है, प्लस कि कंपनी जो वो प्रोसीड्स, मतलब शेयर इशू करके कंपनी को जो पैसा मिलेगा, ठीक है, उस पैसे से कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को, मतलब आप जो कंपनी को पैसा देंगे उस पैसे को कंपनी किस चीज में यूटिलाइज करेगी, ये भी आपका कहाँ लिखा होता है, ये भी आपका लिखा होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर। बिकॉज अब आप बोलेंगे सर ये लिखना क्यों जरूरी है, व्हाई द कंपनी गिव्स द ऑब्जेक्टिव और गिव्स द सोर्सेज वेयर द मनी विल बी यूटिलाइज्ड। तो बेटा अगर आप पैसा कंपनी को दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस बात से कंसर्न्ड हैं कि भाई हमसे जो कंपनी पैसा लेगी उस पैसे को क्या करेगी कंपनी, कंपनी उड़ा देगी, कंपनी अपना लोन चुकाने में लगा देगी, कंपनी क्या करेगी आखिर उस पैसे का, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कंपनी क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव लेकर के पैसा कमा रही है या पैसा उठा रही है, ठीक है। तो ये भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि भैया कंपनी उस पैसे से करेगी क्या। आगे, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशू एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बोलते हैं अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस डिजाइन नहीं करेगी, ठीक है, तो उसको एक रेड हेरिंग या शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, शेल्फ का मतलब होता है रैक, ठीक है, रैक का मतलब होता है जहां पे आप कोई चीज रख सकते हैं। मतलब कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में नहीं निकालना चाहती है तो एटलीस्ट उसको बना के अपने पास रखना पड़ेगा कि अगर कोई मांगे तो वो दिखा सके, ठीक है। अगर पब्लिकली कंपनी उसको नहीं अनाउंस करती है तो एटलीस्ट वो बना के शेल्फ पे रखे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, मतलब उसके पास प्रोस्पेक्टस रेडी होना चाहिए इन केस अब इन्वेस्टर वांट्स टू नो अबाउट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, तो कंपनी उसको वो चीज दिखा सके, ठीक है। बोलता है एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बोलता है प्रोस्पेक्टस की जगह पे आप कोई नोटिस निकालते हैं, आप कोई सर्कुलर निकालते हैं, आप कोई एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, ये सारी चीजें भी दैट इज इक्वली इक्वल टू प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस के बराबर मानी जाती हैं। कहने का मतलब कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होती है, एक बुकलेट होता है, ठीक है। या अगर आप बुकलेट नहीं बना रहे हैं तो एक कोई नोटिस हो गया, एक कोई सर्कुलर हो गया, एक न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टीजमेंट हो गया, दिस ऑल विल आल्सो सर्व एज द पर्पस फॉर
प्रोस्पेक्टस। लेकिन आपको बताना जरूर पड़ेगा कि भैया हम शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर किए हैं पब्लिक को, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एडिंग टू योर नॉलेज, इसके अलावा भी आपको बता दूं कि प्राइवेट पब्लिक कंपनी शेयर को इश्यू करने से पहले, ठीक है, शेयर को इश्यू करने से पहले प्राइवेट कंपनी को क्या करना है, पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म होता है, फॉर्म FAS 20, ठीक है। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, जब इतना बता दिए हैं तो फॉर्म FAS 20 करके एक फॉर्म आता है, ठीक है। जब फेस टू फेस होंगे आपको वो फॉर्म हम नेट पे दिखा देंगे, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा देंगे। वो फॉर्म FAS 20 हर पब्लिक कंपनी को भरना पड़ता है, और भर करके एक पार्टिकुलर फीस लगती है, उसकी फीस जमा करके प्रोस्पेक्टस को उसके साथ में अटैच करके आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हमने प्रोस्पेक्टस निकाला है। जब तक मिनिस्ट्री के पास आपका प्रोस्पेक्टस लिस्टेड नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, आप ऑफर नहीं कर सकते हैं पब्लिक को शेयर्स, ठीक है। आप बोलेंगे सर कि इतना क्या, इतना प्रोसीजर है? तो बेटा इतना प्रोसीजर है, इतना प्रोसीजर है कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल देना, ठीक है, तो आपको हर हर क्षण हर पल का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो खैर मतलब इतने प्रोसीजर्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लीगल प्रोसीजर्स, ठीक है। इतने लीगल प्रोसीजर्स हैं कि पल पल की खबर सरकार को होती है, पल पल की खबर। एक डायरेक्टर चेंज करेंगे, एक की मैनेजरियल पर्सन चेंज करेंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप अपने पैनल से चेंज करेंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल चेंजेस को भी आपको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, और सब चीज के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं, आपको अलग अलग फॉर्म्स सबमिट करने पड़ते हैं। आप जाएंगे, जब सीए फाउंडेशन में जाएंगे, सीए इंटर में जाएंगे, अगर सीए करेंगे, ठीक है, अगर सीए फाउंडेशन सीए इंटर में जाएंगे तो आप प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, तो इन सब चीजों को आप प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। होप तो आप उस तरह की ट्रेनिंग करें, अच्छी ट्रेनिंग जहाँ पे ये सब काम होता है, ठीक है। तो आप उन सब जगहों पे प्रैक्टिकली इन सब चीजों को करके देखेंगे। बहुत सारी चीजें मैं भी आपको दिखा दूंगा, फेस टू फेस क्लास ओपन हो जाए तो बहुत सारी चीज, यही कंपनी इसीलिए मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा था अभी, लेकिन मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें जो मैं आपको दिखा पाता, ठीक है, वो फेस टू फेस में वो मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये वो दिस दैट, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। लेकिन खैर चलिए, जब भी मौका मिलेगा, जब भी हम लोग फेस टू फेस होंगे, मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दूंगा जिनकी भी बातें अभी हो रही हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो सेक्शन है मेरा सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, इसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, ये लॉ क्या कहता है, बोलता है कि अगर किसी पब्लिक कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर किया है कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए, तो मिनिमम 90% लोगों का कंपनी के पास रिस्पॉन्स आना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझा दूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में ऑफर किया, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में ऑफर किया इस कंपनी ने। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हमारे शेयर होल्डर्स खरीद लें, ठीक है। तो खरीद लेने के लिए पहले जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके तरफ से एप्लीकेशन आएगा, तभी तो आप सुनिश्चित होइएगा ना कि हाँ भाई लोग हमारे शेयर्स खरीदेंगे। तो कंपनीज एक्ट का कहना है कि मिनिमम, कम से कम 90% आपके इशू का एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए। मतलब सामने से 9,000 शेयर्स पर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इन्वेस्टर्स का मिलना चाहिए, इन्वेस्टर्स का। अगर 90% इन्वेस्टमेंट, 90% शेयर्स पे इन्वेस्टर्स का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा,
तो आप ये शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू इशू द शेयर्स, ठीक है। यही होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज आ रही है ना बेटा, आवाज से भी काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कुछ ऐसा लिखे ही नहीं, हम तो जो लिखे वो बोल भी रहे हैं। मान लिया कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को, तो ये कंपनी एक्ट का रूल कहता है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर 9,000 शेयर्स पे, मतलब जितना आपने इश्यू किया है उसके 90% पे अगर सामने से एप्लीकेशन नहीं आया, तो भैया कंपनीज एक्ट के नियम के अनुसार इस कंपनी को एक भी शेयर अलॉट करने का अधिकार नहीं है। कंपनी एक भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है पब्लिक को, ठीक है। मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं प्रोसीजरली पढ़ देता हूं। बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर दैट अमाउंट स्टेटेड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट। बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जितना अमाउंट है, कंपनी का जितना कंपनी ने ऑफर किया है उतना एप्लीकेशन के रूप में कंपनी को मिल जाना चाहिए और शेयर होल्डर वो पैसा पे कर दे बैंक के माध्यम से, ठीक है। और फिलहाल अभी सेबी का जो रूल कहता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रूल कहता है कि एक कंपनी को मस्ट रिसीव, मस्ट का मतलब होता है बिल्कुल होना ही पड़ेगा, मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स इशूड, ठीक है। कि जितना शेयर आपने इशू किया है उसके 90% शेयर्स पर सामने से आपको एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। सर अगर नहीं आया, सर अगर 85% पे ही आया, भैया जितना भी पैसा आया है सब पैसे को आपको वापस लौटाना पड़ेगा। आप शेयर प्रोसेस नहीं कर सकते, शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस नहीं कर सकते। सर जितना पहले से काम करके लेके आए सब पानी हो जाएगा, सब पानी हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। आपको फिर से सर हमें फिर से प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जी आपको फिर से प्रोसेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बेटा, इसका हम कोई आंसर नहीं दे सकते हैं। आप ये आंसर उनसे पूछिए जाकर के जिन्होंने लॉ बनाया है, ठीक है। जिन्होंने ये लॉ का सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 लिखा है, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, ठीक है। ये तो आप उनसे जाकर के पूछिए, किसी रीजन के वजह से ये लॉ बना है। हम आपको लॉ समझा सकते हैं ना बेटा, लॉ के पीछे का इफेक्ट जुडिशियरी समझाती है, ठीक है। वी आर नॉट जुडिशियरी, हमें ये नहीं पता है बेटा कि ये लॉ क्यों बनाया गया। देखिए एक तो बात ये जरूर होती है कि कोई भी लॉ किसी भी रीजन से बनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी। जो ड्राफ्टिंग कमिटी इसको बनाई है वो एक्सप्लेन कर सकती है। हम तो लॉ के प्रोविजंस आपको समझा सकते हैं ना कि लॉ में क्या प्रोविजन लिखा हुआ है। तो बेटा ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में यही प्रोविजन लिखा हुआ है, समझिए। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। ऐसा हो सकता है कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया गया हो, ऐसा हो सकता है इसलिए किया गया हो ताकि कंपनीज थोड़े थोड़े अमाउंट पे शेयर्स इशू करके पैसा ना मंगवा ले, ठीक है। ये ऐसा इसलिए किया गया हो कि परफॉर्मिंग कंपनीज ही सिर्फ शेयर्स को इशू करें, जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज हैं वो शेयर्स को इशू ना करें, ठीक है। बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के पास क्या दिक्कत थी और उन्होंने क्यों इस लॉ को बनाया, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी बता पाएगी ना आपको, ठीक है। ऐसे होते हैं, इनके रीजंस आपको मिलेंगे, इनका जो लॉ का जो ब्रीफ, जो ये तो बेयर एक्ट है ना, जो लॉ का एक्सप्लेनेशन जब होता है, ठीक है, तो लॉ के एक्सप्लेनेशन की किताब में आपको ये मिल सकता है, लेकिन वो सब अभी आपके स्कोप ऑफ स्टडी से बहुत बाहर है बेटा, ठीक है। वो सब आपके स्कोप ऑफ स्टडी से बाहर है। आप पीएचडी करेंगे कभी जाकर के इस लॉ के ऊपर, तो जाके आपको वो सब चीजें पढ़नी होंगी। अभी तो बेसिक आप चीज समझिए बस, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये मुझे बता दीजिए कि ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो जब ये प्रोविजन क्लियर हो गया ना, तो इसके पीछे के मैटर्स तो अभी इट्स अ लॉन्ग टाइम, आपको इवन सीए फाइनल में भी रीजंस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सीए फाइनल तक आप सारे कंपनीज एक्ट के पूरे 470 सेक्शन पढ़ जाएंगे, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 184 तक आपको पढ़ना है सीए इंटर में, सेक्शन नंबर 185 से लेकर के सेक्शन नंबर 470 तक आपको पढ़ना है सीए फाइनल में, और
रूल नंबर 1 to 18 पढ़ना है आपको सीए इंटर में, और 19 to 35 पढ़ना है आपको सीए फाइनल में। उन सब में कहीं भी आपको रीजंस नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको लॉ समझाया जाएगा। यू विल ओनली गेट टू नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, यू विल नॉट हैव टू रीड द रीजंस फॉर द लॉ। ठीक है, रीजंस उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं उसमें आपको रीजन वगैरह की जरूरत पड़े, ऐसे अभी तक तो मुझे हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, क्योंकि आपके प्रोसीजर्स ही इतने हैं कि भाई रीजन को तो कोई समझने भी नहीं जाता है कि अरे तेरे रीजन के पीछे कौन दिमाग लगाए। इतना प्रोविजन है, 470 सेक्शन ही आदमी को नहीं याद रहता है। ठीक है, रीजन कौन सुनेगा। आइए आगे देखते हैं। बोलता है इन केस मिनिमम अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब, बोलता है कि अगर कोई कंपनी मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं कर पाती है, ठीक है, या वो रह जाती है कि उससे मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब ना हो, तो वैसे केस में कंपनी ने जो एप्लीकेशन का पैसा लोगों से लिया था, ठीक है, उन एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी को 15 दिनों के अंदर लौटाना निश्चित है। जैसे समझिए, मान लिया कि कंपनी ने जो ये 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, पब्लिक ने तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहता है कि 9,000 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन आना ही आना चाहिए था, लेकिन आपके 8500 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन आया बेटा। ठीक है, तो एप्लीकेशन तो आया, ऐसी बात तो नहीं है कि एप्लीकेशन आया नहीं आया, लेकिन कम पे आया, 90% नहीं पुर पाया। ठीक है, तो 8500 पे मान लो कि 2 रुपए के हिसाब से लोगों ने पैसा भेजा होगा, तो 0 तो 17,000 रुपया आपके पास आया होगा मान लिया। तो लॉ तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप शेयर इशू कर नहीं सकते, तो ये 17,000 रुपया तो आपके लिए किसी काम का है नहीं। तो यही लॉ आगे बोलता है, सेक्शन 39 में ही ये प्रोविजन लिखा हुआ है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 में ये प्रोविजन लिखा हुआ है, बुक में ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन ये बात सब सेक्शन 2 में लिखी हुई है कि भाई अगर पैसा आपने मंगवाया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हो पाया, तो जिस दिन आपका एप्लीकेशन पेमेंट की लास्ट डेट थी, ठीक है, उस दिन से 15 दिन गिन के 15 दिन के अंदर आपको पैसा वापस कर देना होगा। ठीक है, 15 डेज तक कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी, लेकिन 16वें दिन कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कंपनी का 15 दिन ब्रीच कर गया, 15 डेज तक अगर कंपनी पैसा नहीं लौटा पाई, तो 16वें दिन से जितना कंपनी लेट करेगी, ठीक है, हर दिन के हिसाब से 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 3। ठीक है, ये इंटरेस्ट की बात आपके बुक में नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं कि भैया 15 दिन ब्रीच कर गया, 16वें दिन से जितना दिन आपने लेट किया, हर दिन के हिसाब से 6% पर एनम, मतलब सालाना 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मान लो कंपनी ने 17वें दिन पेमेंट किया, तो 17,000 रुपए पे 6% के हिसाब से 2/365, 2 दिन का इंटरेस्ट कंपनी को लग जाएगा। क्या क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ, बताइए भाई फटाफट से। क्लियर है, चल, तो ये था पूरा का पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का थ्योरी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, सबसेक्शन 2 जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो 15 दिन का पीरियड सबसेक्शन 2 में डिवाइडेड है, और तीसरा इंटरेस्ट का प्रोविजन आपके बुक में नहीं है, इट इज अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3। तीनों सेक्शन क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का कोई प्रोविजन, वो भी प्रैक्टिकली पूछ सकता है, थियोरेटिकली तो नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकली कहीं कुछ प्रैक्टिकल में डाल के पूछ सकता है। ठीक है, अब एक बात और बता दूं कि भाई जब क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मत चेक करने बैठ जाना। ठीक है, कि भाई क्या अगर 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है तो 9,000 पे उसको सब्सक्रिप्शन मिला है कि नहीं मिला है। और पता चला कि किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और 7,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए हैं, तो लिख के चले आना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं अचीव हुआ है तो हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में मिलता है जहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन का चक्कर मत देखने लगना, जो लिखा होगा उसको बना के आना। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो जहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात ना लिखी हो।
क्या ये चीज क्लियर हो गई? नहीं क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर हो गई? बोल दे भाई। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के बारे में बेटा यही बोले कि क्वेश्चन में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं अचीव हो रहा होगा और कंपनी शेयर इशू कर दे रही होगी तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनाए, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोविजन यही है कि 90% तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, मान लिया क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और कंपनी का 7,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो यहाँ तो कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं ना मिला, 90% मिलना चाहिए था। तो अगर मान लिया ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड में आए तो ये लिख के मत चले आना कि यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, इसीलिए हम जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। ठीक है, ऐसा मत लिख के आ जाना बोर्ड में। जो जितना सब्सक्राइब होगा उतने पे ही आंसर बना के चले आना, ये मैंने बोला। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ गए सब लोग? हाँ, यही बात कह रहा था मैं। चलिए, अब अगली बात है, अगली बात है आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो थियोरेटिकल पोर्शन है दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, तो क्या होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, समझिए। बोलता है कंपनी बनने वाली है, कंपनी अभी बनी नहीं है, कंपनी अभी बनने वाली है, प्रमोटर्स कंपनी को बनाने का प्रोसेस चालू किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया, फॉर्म्स भरा, बहुत सारे नोटरीज करवाए, बहुत सारे लोगों को पैसा पेमेंट किया, बहुत सारे गवर्नमेंट की फीस पेमेंट करी। ठीक है, ये सारे खर्चे जो कंपनी के बनने से पहले कंपनी के बनाए जाने के लिए खर्च किए जाते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। क्या जो मैंने बोला ये आपको समझ में आ गया सब लोगों को? कंपनी के बनने से पहले कंपनी को बनाए जाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। ओके है? ठीक है, हाँ। तो ये खर्चे कौन करता है? अब सवाल आएगा कि ये खर्चा कौन करता है? तो भाई जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो ये खर्चा करते हैं, और बाद में जब कंपनी बन जाती है, जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो इन खर्चों को प्रमोटर्स कंपनी से रीइंबर्स कर लेते हैं। रीइंबर्स का मतलब होता है रिटर्न ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। So preliminary expenses are those expenses which are incurred by the promoters of the company before the incorporation of the company, which will be reimbursed by the company once the company get incorporated. ठीक है भाई, ये बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी, ये बहुत आसान सी बात थी। ठीक है, कि कंपनी के बनने के बाद वो खर्चे शेयर होल्डर, वो जो प्रोमोटर्स होते हैं वो वापस ले लेते हैं। तो कंपनी इसकी क्या एंट्री करती होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो जब कंपनी बन जाती होगी और जब ये खर्चा वो प्रमोटर्स को पे करने वाली होती होगी, जब प्रमोटर्स ये खर्चा मांगते होंगे कंपनी से, तो कंपनी एंट्री करती होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्या एंट्री करती होगी? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्यों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को कंपनी ने डेबिट किया? बताइए बाबू रीजन। और क्यों प्रमोटर्स को कंपनी ने क्रेडिट किया? बताइए इसका भी रीजन। इस एंट्री का रीजन समझा दीजिए। हाँ, प्रमोटर्स का अकाउंट बढ़ेगा। हाँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा बोलना चाहे तो वो बोलेगा सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और क्योंकि ये पैसा प्रोमोटर्स को चुकाएगी कंपनी, तो टिल द टाइम प्रोमोटर्स को जब तक पैसा नहीं चुकाया है, प्रोमोटर्स कंपनी के लिए लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स हैं एक तरीके से, दैट्स वाई लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। ठीक है, जब ये पैसा प्रोमोटर को चुका दिया जाएगा तो एंट्री होगी प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, प्रमोटर्स को पैसा हमने दे दिया, या अगर पैसा नहीं चुकाया जाए,
पैसे के बदले उसको शेयर्स दे दिया जाए, तो याद कीजिए मैंने इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में ये वाला पॉइंट बता रखा है कि प्रमोटर्स को जब हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस देते हैं तो टू बैंक के जगह अगर हमने उसको उतने रुपए का शेयर दे दिया तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो डिपेंड करता है, अगर उसको पैसा चुका देंगे तो बैंक को डेबिट कर देंगे, अगर उसको इस पैसे के बदले शेयर्स दे देंगे तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आ गई या इसमें कोई डाउट है, मैं रिपीट करूं? बताते जाइए बेटा जी, कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो बताते जाइए। हेलो हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। किसी को कोई डाउट तो बता दीजिए बाबू। हेलो। नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, 15 दिन का सर नोट्स भेजिएगा सेक्शन सबका। सेक्शन सबका नोट्स अगर आप चाहिएगा तो हम भेज देंगे, हमको क्या दिक्कत है। ठीक है, सेक्शन सबका नोट्स ऐसे सेक्शन कोई इंपॉर्टेंटली बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम भेज देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें कौन कौन एक्सपेंस आ सकता है एग्जाम्पल? अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या क्या एक्सपेंस आ सकता है इनको सर एग्जाम्पल कुछ बता दें। ठीक है, आइए। हमने बोला कि जब आप एक कंपनी बनाने जाएंगे तो सबसे पहले तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेंगे या एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेंगे, बिकॉज उनके सिग्नेचर के बिना आप कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सीए हायर करेंगे, उसकी प्रोफेशनल फीस। दूसरी चीज, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपसे फीस मांगती है। ठीक है, फॉर्म सबमिट कंपनी बनाने के लिए एक फीस होती है, 3,000 रुपए की, 3,500 रुपए की एक फीस होती है, वो फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें नोटराइज कराना पड़ता है। ठीक है, तो एडवोकेट की फीस आपको देनी पड़ेगी। कुछ स्टाम्प पेपर्स 20-30 रुपए के, लगभग 10-12 स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं, तो उसकी फीस आपको लगेगी। ठीक है, प्लस कुछ और वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स का जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ करने का मतलब कुछ और वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते हैं, तो वो जो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स आप किसी से कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाएंगे तो उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, या अगर ये सारा काम कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी करता होगा इंक्लूसिवली, तो वो इंक्लूसिवली इन सारी चीजों की एक फीस आपसे चार्ज करेगा, जो कि अभी इंडिया में वो फीस लगभग, जो कहते एक कंपिटिटिव रेट है मार्केट में, लगभग 15,000 से 16,000 रुपया है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने का, और लगभग 26,000 रुपया के करीब है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने का। 26 से 30 के बीच में वैरी करता है। ठीक है, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 26 ले लेगा आपसे, कोई 27, कोई 30 ले लेगा। ठीक है, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनवाते हैं तो ये जो फीस देनी पड़ती है, इसी को बेटा हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, होप सो अब समझ में आ गया होगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या खर्चे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब प्रोसीजरल प्रोसीजरल हो गई। अब हम लोगों के पास में जो आ गई वो टेक्निकल, मतलब कि हमारे पास में टेक्निकल थ्योरी आ गई।
चलिए, अब टेक्निकल थ्योरी आती है। तो टेक्निकल थ्योरी में अब आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड थ्योरी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में सेक्शन 43 सबसेक्शन बी है, सेक्शन 43 बी, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 43 बी के बाद, सेक्शन 43 बी के बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 43 बी क्या कहता है और फिर सेक्शन 43 1 क्या कहता है। तो इसमें दो टाइप ऑफ शेयर्स जो इंडिया में अलाउड हैं कंपनीज को, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज को, उन दोनों शेयर का डेफिनेशन देता है। सेक्शन 43 सबसेक्शन बी में प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन है और सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में आपके इक्विटी शेयर का डेफिनेशन है, ठीक है। सेक्शन 43 सबसेक्शन बी में आपके प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन है। तो आज हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। किस चीज का रिस्क नहीं लेता है? अच्छा, उसका एसेट बेच के अच्छा, और कुछ? और कुछ किसमें? मैनेजमेंट में राइट नहीं होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं चुन सकते हैं। और कुछ बताइए। चलिए ठीक, हम बताते हैं। आई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले क्या प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। बोलता है पहला प्रेफरेंशियल राइट, तो उन्होंने ठीक बोला, ठीक है। दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी के ऊपर आपको जब इंपॉर्टेंस दिया जाए, ठीक है। कोई दो लोग हैं और उन दो लोगों में जब आपको इंपॉर्टेंस दिया जाए, दैट मींस यू आर गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। आपको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इनके पास दो राइट होते हैं। पहला, प्रेफरेंस राइट टू रिसीव डिविडेंड to be paid as fixed amount or an amount calculated at a fixed rate which may either be free or subject to income tax before it is paid to equity shareholders. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि पहला प्रेफरेंशियल राइट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है वो ये मिलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का प्रेफरेंस है। डिविडेंड का प्रेफरेंस मतलब उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। किससे? तो भाई किसके ऊपर प्रेफरेंस है? मतलब कोई दो लोग होंगे डिविडेंड लेने वाले, तो उसमें इनको प्रेफरेंस है। तो दो लोग हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर। तो इन दोनों में से प्रेफरेंशियल राइट किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है कि उनको डिविडेंड मिलेगा पहले। और कैसे मिलेगा? टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब हुआ कि उनको एक फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलेगा जो ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं
तभी उनका रेट उनको बता दिया जाता है कि भैया आपको 10% के हिसाब से, कि 15% के हिसाब से, कि 12% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, बशर्ते, बशर्ते एक शर्त है, बशर्ते कंपनी के पास प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर्स के बीच यही फर्क है बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को उनका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड मिलेगा, लेकिन मिलने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कंपनी को कि भैया प्रॉफिट है तभी मिलेगा। मान लो कि 10% के हिसाब से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, डिविडेंड, और कुल मिलाकर के वो डिविडेंड का अमाउंट आता है 10 लाख। ठीक है, तो भाई कंपनी के पास 10 लाख का मुनाफा होना पहला प्री कंडीशन है। अगर मुनाफा नहीं होगा तो 10% क्या 1% भी हम उसको डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। द prerequisite to provide dividend is that the company should must have the available profit with them in order to declare the dividend। लेकिन जब यही डिवेंचर पढ़ाएंगे तो डिवेंचर में बोलेंगे कि वहां भी रेट फिक्स होता है, वहां भी ब्याज की दर फिक्स होती है, लेकिन तब ये कंपनी को नहीं देखना होता है कि प्रॉफिट है कि नहीं है। ठीक है भैया, प्रॉफिट नहीं भी है, कंपनी लॉस में भी चली जाए, तब भी डिवेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस है। और जब प्रेफरेंस शेयर्स में आए तो हमने बोला कि भैया प्रेफरेंशियल राइट क्या है, तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड कितना मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है भैया। 2 रुपया कमाई होगा तो 2 रुपया बांट के देंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम एक एग्जैक्ट रेट पे पैसा दे देंगे। देखिए इक्विटी और वाले को और प्रेफरेंस वाले को क्या फायदा और नुकसान है हम आपको समझाते हैं। यहां बोर्ड देखिए, आपको समझ में आएगा। केस 1, केस 2, ये सब समझ के रखना बहुत जरूरी है। केस 1 और केस 2 देखिएगा ध्यान से। कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं लिखे यार, इसको ऐसे लिखते हैं ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट कंपनी का अर्निंग्स बिफोर टैक्स है कितना, तो दो अलग अलग केसेस में दो अलग अलग रखेंगे। देखिए मान लिया एक केस में कंपनी का प्रॉफिट है 5 लाख और दूसरे केस में कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख, माइनस इसमें से हमने किया टैक्स। मान लिया टैक्स यहां पे है 1 लाख, यहां पे है 3 लाख, 4 लाख रुपया बचा ईएटी, यहां पे 7 लाख रुपया बचा ईएटी। अब बेटा देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मान लो कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10% वाले थे और इनका डिविडेंड बनता है 2 लाख रुपए का, तो भाई दोनों केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को 2 लाख रुपया हम देके निपटा देंगे। इस केस में ये 2 लाख रुपया बच गया, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और यहां 5 लाख रुपया बचा और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। मान लो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख हैं, 1 लाख, तो जब डिवाइड करोगे तो ईपीएस पर शेयर कितना मिलेगा, यहां पे कितना रुपया मिलेगा पर शेयर, बोलो तो बाबू। केस 1 में हर शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा, बताओ भाई। 2 रुपया मिलेगा, ठीक है। और उधर वाले केस में कितना रुपया मिलेगा, यहां भी मान लो 1 लाख ही 5 रुपया। यही फर्क है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने में यही फायदा है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो हमको भी बढ़ के मिलेगा, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो हमको भी बढ़ के मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में यह फायदा नहीं है कि हमको बढ़ के मिलेगा, लेकिन हमको निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता केस कि यहां इसके पास 2 ही लाख रुपया होता तो बाबू पता है क्या हो जाता, इक्विटी शेयर वाले को नील बटा सन्नाटा हो जाता, कुछ नहीं मिल पाता।
लेकिन प्रेफरेंस वाले को पैसा मिलता। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट विच विल बी अवेल्ड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, यही बेनिफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है कि उसको पहले पैसा मिलेगा एंड रेसिडुअल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसमें देखो, इक्विटी वाले को आंख बंद करके फायदा है, मुनाफा है। कब? जब कंपनी का प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट लेवल जितना बढ़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स उतना ज्यादा फायदा इंजॉय करेगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी का लेवल डाउन हो गया प्रॉफिट का, तो भैया इक्विटी शेयर वाले को कोई नहीं बचा सकता है, उसको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर एक ऐसा कंडीशन भी आता है, मान लो फर्ज करो कि यहां पे आपके पास में ये अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट 2 ही लाख है और यहां 1 ही लाख बचा, तो ऐसे केस में क्या आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे पाएंगे क्या डिविडेंड? नहीं भैया, ऐसे केस में आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना 2 लाख था। ठीक है, तो भाई 2 लाख तो अपन के पास है ही नहीं, तो अपन दे कैसे पाएंगे? तो सर क्या 1 लाख रुपया बांट दें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में? ठीक है, क्या बांट पाएंगे 1 लाख रुपया? देना तो हमको 2 लाख था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो नहीं। यहां पे ना तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ देंगे, तो सर ये तो पैसा 1 लाख बच जाएगा। यहाँ ये देखिए 1 लाख बच गया, चलिए इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले के बीच में 1-1 रुपया करके बांट देते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1 रुपया तो मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। नहीं भैया, यही लॉ आपको रोक देगा, बोलेगा कि जब तक दामाद जी नहीं खाएंगे तब तक घर का कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दामाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये घर के बहनोई हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं? प्रेफरेंस। घर में जब कोई बहनोई आते हैं, जीजा जी आते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ठीक है, ये यही प्रेफरेंस है। अगर इनके लेवल का इनकम कंपनी नहीं अर्न कर पाती है, तो ना इनको डिविडेंड बांटा जाएगा, ना इनसे नीचे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा जाएगा। यही पहला प्रेफरेंशियल राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या ये राइट आपको समझ में आ गया या हम फिर से एक्सप्लेन करें? वो 1 लाख रुपया रिजर्व रह जाएगा बेटा कंपनी के पास, इस साल किसी को डिस्ट्रीब्यूट होके नहीं मिलेगा। आया समझ में बात? रिजर्व रह जाएगा, कंपनी अपने पास रख लेगी लेकिन किसी को बांट के नहीं देगी। क्लियर हुआ? ठीक, आइए, तो ये पहला प्रेफरेंस। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। 1 रुपया भी कम रहेगा तो बेटा नहीं बटेगा, 1 रुपया भी कम रहा तो नहीं बटेगा। सेक्शन 79, ठीक है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 79 डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, 1 रुपया भी कम रहेगा तो नहीं बटेगा। करते हैं, अभी और बात करेंगे इसमें, पहले तो दोनों प्रेफरेंशियल राइट समझा दें पहले, उसके बाद जब टाइप्स में कल जाएंगे ना, जब टाइप्स डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वहां और भी बात करेंगे कि कब बटेगा, पहले का छूटा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, ब्ला ब्ला, और भी डिस्कशन करेंगे। क्यूमुलेटिव है तो क्या होगा, नॉन क्यूमुलेटिव है तो क्या होगा, रिडीमेबल है तो क्या होगा, नॉन रिडीमेबल है तो क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग है तो क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो क्या होगा, बहुत सारा थ्योरी, एकदम आराम से निश्चिंत होकर बैठिए ना, सब बताएंगे, सब बताएंगे और सब समझ में आ जाएगा, मत घबराइए एकदम। अभी तक जितनी बात की समझ में आ गया? बढ़े आगे। पहला प्रेफरेंशियल राइट समझ में आ गया, तो दूसरा प्रेफरेंशियल राइट तो बहुत आसान है। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट क्या कहता है कि जब जब हम कंपनी को बंद करने वाले होंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब हमारा सब कुछ लुट गया होगा, ठीक है, कंपनी बंद हो रही होगी और सब लोग कतार में खड़े होंगे कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, उस कतार में इक्विटी शेयर वालों को धक्का मार के पीछे हटा के आगे कौन खड़े होंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी होगी तो पहले कैपिटल पर किसका अधिकार होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार होगा। उनका कैपिटल पहले लौटाया जाएगा और उसके बाद अगर पूंजी बचेगी, पैसा बचेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की पूंजी लौटाई जाएगी। अगर पैसा नहीं बचेगा तो ठन ठन गोपाल। ठीक है, नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ। ठीक है, तो ये 2 प्रेफरेंशियल राइट्स हो गए। उसके बाद जो हमने पहले आपसे पूछा था और आपने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, उसके पास वोटिंग राइट नहीं होगी, तो बेटा वोटिंग राइट उसके पास होगी। ये प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है, ये प्रोसीजरल राइट्स हैं। ठीक है, तो 2 तरह का राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को।
एक प्रेफरेंशियल राइट जो कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट में बस यही दो राइट लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहला डिविडेंड पहले मिलेगा और दूसरा वाइंडिंग अप के टाइम में कैपिटल पहले मिलेगा। बाकी सारा प्रोसीजरल राइट होता है, प्रोसीजरल राइट, ठीक है, मतलब कि प्रोसेस का अधिकार। तो प्रोसेस का अधिकार कंपनी टू कंपनी बेटा चेंज होता है, ठीक है। ये प्रोसीजरल राइट जब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं उसी टाइम आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आप एकदम निश्चित ये नहीं बोल सकते हैं बेटा कहीं भी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने का राइट नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ कंपनीज ये राइट देती भी हैं और कुछ कुछ कंपनीज ये राइट नहीं देती हैं। दैट होलली एंड सोलली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी हु इज इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ऐसे लॉ के हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से सिर्फ दो प्रेफरेंस है। पहला प्रेफरेंस ये कि डिविडेंड का पैसा एक निश्चित अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर से को डिविडेंड देने से पहले मिलेगा और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वाइंड अप के टाइम इनको पहले पैसा मिलेगा, ठीक है, और बाद में पैसा अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी प्रोसीजरल राइट्स वैरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, वो कंपनी टू कंपनी क्या करते हैं, वैरी करते हैं। मैं आपको किसी एक कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स का एक इशू डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, तो मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, आप उस इशू डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रोसीजरल राइट्स इशू डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे रहते हैं, ठीक है, कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या प्रोसीजरल राइट मिलेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द राइट विच हैज बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है, और क्या क्या राइट मिलेगा ये आपको प्रोसीजरल राइट्स इशू डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। कोई एक इशू डॉक्यूमेंट मैं खोजता हूं, खोज के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप पे, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रोस्पेक्टस भेजा हुआ है, आप अगर आप चाहें तो अपने ग्रुप पे जाकर के, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोस्पेक्टस निकाल के देख सकते हैं। एक कंपनी का मैंने आपको प्रोस्पेक्टस भेजा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ तो बात जरूर समझ में आपको आएगी, ठीक है। चलिए, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर इसके बाद कल के डिस्कशन में आगे इससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, होप सो यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कुछ आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे अपडेट कीजिए, मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। सर प्रेफरेंस शेयर सिर्फ प्राइमरी में होता है या सेकेंडरी में भी? ये एक क्वेश्चन पूछा था आपने, मैंने अभी देखा है, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया बेटा कि प्राइमरी में भी होता है या सेकेंडरी में भी, ये मतलब नहीं समझ पाया मैं क्वेश्चन का मतलब। अच्छा अच्छा, वो प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं क्या? क्या कह रहे हो कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी? प्राइमरी मार्केट में भी होता है, फर्स्ट टाइम भी इशू होता है और फिर मल्टीपल आगे भी ट्रेड हो सकता है। जैसे इक्विटी शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो सकता है, कोई उसमें कोई उलझन नहीं, ट्रेड हो सकता है, ठीक है। नहीं भाई, कौन कह दिया? आप नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं? आप तो बहुत चीज अभी नहीं देखे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? अलग अलग ऑप्शन होता है बेटा, हाँ अलग अलग ऑप्शन होता है। आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे, हम कोई प्रेफरेंस शेयर्स खोज के रखेंगे, ठीक है, हम अपना लॉगिन पे खोज के रखेंगे, कल आपको दिखा देंगे, ठीक है। हम कोई प्रेफरेंस शेयर्स, हम डिवेंचर्स भी आपको दिखा सकते हैं, आप कहें तो हम डिवेंचर्स भी आपको खोज के दिखा सकते हैं। सब कुछ ट्रेड होता है बेटा। डिवेंचर तो मेरे पोर्टफोलियो में खुद है, डिवेंचर तो मैंने खुद खरीद रखा है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीदा हुआ है, इसलिए मुझे खोजना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुरंत दिखा देता आपको प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। मेरे पास कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स की अभी होल्डिंग नहीं है, लेकिन मैं एक बार खोज करके आपको देखता हूं कि कौन से प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हैं। जो लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स होंगे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा लॉगिन में कि जैसे अगर अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली आपके लॉगिन में दिखेंगे, बीएससी के एक्सचेंज पे दिखेंगे, एनएससी के एक्सचेंज पे, मैं आपको दिखा दूंगा कल। मेरे पास नहीं है अभी, मैंने पहले खरीदे हुए थे, अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। होते तो मैं अभी आपको दिखा देता, ठीक है, दिखा दूंगा मैं कल। क्या बोल रहे हैं बेटा? नहीं, डिपेंड करता है,
डिपेंड करता है बेटा, वो उसके फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पीछे पूरी एक टीम वर्क करती है भाई साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिसर्च एनालिसिस टीम वर्क करती है कि हमें कौन सा शेयर, ऐसे ब्लंटली बेटा हम नहीं बोल सकते आपको कि इस कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स बढ़िया है, इस कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर्स बढ़िया है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ रिस्क, पूरा रिस्क एंड एडवाइजरी की टीम होती है, वो पूरी टीम बैठती है, सॉफ्टवेयर पे काम होता है, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स देखे जाते हैं, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन देखा जाता है, ठीक है, तब जाकर के बेटा डिस्कस किया जाता है कि प्रेफरेंस इशू करें कि इक्विटी इशू करें कि क्या इशू करें, ठीक है, ऐसे एकदम ब्लंटली हम आपको नहीं बता सकते कि वो प्रेफरेंस इशू कर देगा कि इक्विटी इशू करेगा, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च होता है बेटा, बोला ना कि जैसे कि साइंस में मॉलिक्यूल का रिसर्च होता है ना बैठ करके कि ये मॉलिक्यूल से ये दवा बनेगी, फलाना चीज होगा, ढिकाना चीज होगा, वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में एक पूरी टीम होती है जो बैठ करके बस यही रिसर्च करती है कि हम फाइनेंसेस कहां से इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो वो टीम रिसर्च करती है सारे प्रोज एंड कॉन्स पे, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है, सारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात होती है, ठीक है, सिस्टम में फीड किया जाता है, पास्ट परफॉर्मेंसेस देखे जाते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस किया जाता है, शेयर मार्केट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस होता है, जीडीपी का एनालिसिस होता है, उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या पोजीशन चल रहा है इसका एनालिसिस होता है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या बिजनेस ट्रेंड्स हैं इसका एनालिसिस होता है, और तब जाकर के निकाला जाता है बेटा कि क्या इक्विटी खरीद से शेयर्स सॉरी इक्विटी से फाइनेंस किया जाए या प्रेफरेंस से फाइनेंस किया जाए या डिवेंचर से फाइनेंस किया जाए या किसी और मेथड से फाइनेंस किया जाए, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग तब निकलती है। सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर आप मेरे साथ 11th में नहीं थे, ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर जब 11th में हम पढ़े थे, पढ़ना होता है तब उस टाइम हम लोग इस बात का डिस्कशन करते हैं, बताते हैं हम लोग कि कौन सा सोर्स बेटर हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि हम लोग एनालाइज करना पड़ता है बेटा, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा सोर्स बेटर है, ठीक है, ऐसे एकदम तुरंत नहीं बोल सकते कि कौन सा सोर्स बेटर है। हो सकता है किसी कंपनी के लिए डिबेंचर्स अच्छे हो सकता है किसी कंपनी के लिए इक्विटी शेयर होल्डिंग अच्छी हो सकता है किसी कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग अच्छी हो, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, चल, बाय बाय।